तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 12th का मिड टर्म का सैम्पल पेपर देखने वाले हैं। आखिर पेपर कैसा आने वाला है, तो चलिए आइए पेपर को करते हैं डिस्कस। तो बच्चों, आप लोगों को ये पेपर 80 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होने वाला है बच्चों। इसके अंदर आपके कुल 30 प्रश्न होंगे बच्चों, और इसको 5 खंडों में बांटा गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना आप सभी के लिए अनिवार्य है। एक से जो 12 प्रश्न होंगे बच्चों, बहुविकल्पीय होंगे बच्चों, यानी MCQ बेस पे होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है बच्चों कि 13 से लेकर 18 तक जो प्रश्न होंगे 2 अंक के होंगे बच्चों, जिनको आप लोगों को 50 से 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है। 19 से 23 तक जो प्रश्न होंगे 4 नंबर के होंगे, 100 से 120 शब्दों में इसका उत्तर देना है बच्चों आप लोगों को। और 4 अंकों के 2 में आंतरिक विकल्प होने। ठीक है ना। इसके साथ 24 से लेकर 26 तक क्या होगा बच्चों, पैसेज है, कार्टून है और मानचित्र पर आधारित प्रश्न आपके होने वाले हैं। ठीक है, 27 से लेकर 30 तक जो है ना 6 अंकों के प्रश्न होंगे बच्चों, जिसको 170 से 180 शब्दों में आपको देना है, इससे ज़्यादा आंसर नहीं देना। ठीक है ना। और 6 अंकों वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प जरूर होंगे बच्चों। ठीक है, आंतरिक मतलब क्या है, यानी 2 प्रश्न होंगे, दोनों में से एक को करना होगा। चलो तो बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला हमारा जो प्रश्न है बच्चों, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक व्यवस्थित कर दीजिए और दिए गए कोड से सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों देखो, इसके अगर सही देखो, विश्व व्यापार संगठन में चीन जो है प्रवेश किया था 2001 में। खेतों का निजीकरण हुआ 1982 में। चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, कब अपनाई बच्चों, 1978 में। और चीन द्वारा अमेरिका के साथ राजनीतिक एकांतवास को तोड़ा गया 1972 में। तो इस हिसाब से इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं अभिकथन और कारण वाले प्रश्न। बड़ा घुमाता है बच्चों ये। ठीक है, तो अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। हाँ ठीक है। अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी थी। हाँ ठीक है बच्चों, यानी आर्थिक मदद यूरोपीय देशों को मिली थी। कथन ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है, यानी इसका ए उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। हाँ बिल्कुल है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। हाँ बिल्कुल किया था, तो इसका ए उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फिर भारत और चीन के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अलग है। भैया ये संबंध अलग है कि भारत और चीन दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। नहीं, भारत में लोकतांत्रिक है और चीन में गैर लोकतांत्रिक है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर वित्तीय व्यवस्था की देखरेख कौन करता है। तो वैश्विक स्तर पर वित्तीय व्यवस्था की देखरेख कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करती है। तो इसका डी उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, वह कौन सा बैंक है जो वैश्विक मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। तो वो है बच्चों वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना, विश्व बैंक जिसे कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये है बच्चों मिलान वाला आपका प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो मिलान होने वाला है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का होता है। ठीक है, और सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों, 2 वर्षों का होता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है। सचिवालय का 5 वर्ष का होता है। तो इसका ए उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि सुरक्षा की बुनियादी अर्थ क्या होता है, खतरे से आज़ादी होती है। ठीक है बच्चों, वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा किससे है, समुद्री तटीय क्षेत्रों से है। ठीक है बच्चों, क्षेत्रों को है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित रिक्त स्थान को भर दो। केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्य जुड़े हों, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेना आप लोग। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट हमारा जो था प्रश्न है कि विचार पूंजी वस्तु लोगों के विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही आसान हुई है, इसका मुख्य कारण क्या है? प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी इसका मुख्य कारण है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे बच्चों? सुकुमार सेन थे, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अरे हो जाए। आसियान शैली से क्या अभिप्राय है बच्चों? आसियान शैली का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का आसियान ने एक नया उदाहरण पेश किया है और आसियान ने इससे काफ़ी ज़्यादा यश कमाया है, ठीक है ना। और इसके साथ आसियान देशों के नाम कौन सा? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनेई, दारुसलाम, बहुत सारे देश है, लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीटो पावर किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद में इसका क्या महत्व है? वीटो पावर क्या होता है? वीटो मतलब क्या? निषेध अधिकार है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रस्ताव पर, जैसे अगर कोई 4 देश एग्री होते हैं किसी प्रस्ताव पर और एक देश मना कर देता है, तो एक देश ने क्या किया? वीटो पावर का यूज़ किया, वो खारिज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इस तरीके से क्या होता है, इस यूएनओ में 5 सदस्यों को ये वीटो पावर मिली हुई है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, ठीक है ना। और किसी प्रस्ताव को ये मना कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो मानव अधिकारों के किन्हीं 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए, बता दीजिएगा। राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। राजनीति में क्या होता है? सभा करने का अधिकार, है ना, मतदान करने का अधिकार। आर्थिक में क्या होता है? व्यवसाय करने का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलो जल युद्ध से क्या अभिप्राय है? जल युद्ध मतलब क्या होता है बच्चों? अभी वर्तमान में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या लगातार बढ़ने के कारण क्या होता है, कई विद्वानों ने मतलब देशों के बीच होने वाले युद्ध को जल युद्ध का नाम दिया है। जैसे किसके बीच? इसराइल के बीच, इसराइल हो गया, सीरिया हो गया, सूडान हो गया, इन देशों के बीच 1950 से 60 के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जल युद्ध, ठीक है। चलो वैश्वीकरण से अभिप्राय क्या है? तो अभी बता दिए ऊपर वाला डेफिनेशन। वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ प्रवाह होता है, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, ठीक है ना, व्यक्ति, वस्तु, विचारों, सिद्धांतों का एक देश से दूसरे देशों में क्या होता है? प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सर्वप्रथम कब और कहाँ साम्यवादी दल की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी थी? तो बच्चों कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी 1957 में, और ये बनी थी बच्चों केरल में, ठीक है। कहाँ बनी थी? केरल में ये सरकार बनी थी, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा इसने मतलब बेसिकली क्या था, 125 सीटें थी वहाँ, और 60 सीटें केवल कौन जीत के ले गई थी? कम्युनिस्ट पार्टी लेके गई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए कौन से मापदंड होने चाहिए? बहुत आसान है, बता दीजिएगा। सबसे मतलब जैसे क्या होना चाहिए बच्चों कि बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए, लोकतंत्र और मानव अधिकार का सम्मान करता हो, अपनी भूगोल और संस्कृति के लिहाज से विश्व में क्या करता हो? नुमाइंदगी करता हो, है ना। और इसके साथ साथ क्या करता हो बच्चों? मतलब जनसंख्या के लिहाज से काफ़ी बड़ा होना चाहिए। चलो शक्ति संतुलन से क्या अभिप्राय है? इसे देखो, शक्ति और किसी देश को इसे कायम करने के लिए कौन से 2 सुझाव? शक्ति संतुलन का अर्थ क्या होता है बच्चों? अपने आस पड़ोस के देशों से क्या करना? शक्ति संतुलन, चाहे हथियारों में करके शक्ति संतुलन करना, ठीक है। शक्ति संतुलन से क्या होता है? इस बात का पता लगाया जा सकता है कि भविष्य में कौन सा देश उसके लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, कौन सा नहीं, और किसी देश के लिए इसे कैसे कायम कर सकता है। जैसे सैन्य क्षमता को मजबूत करके, अपनी प्रौद्योगिकी को मजबूत करके क्या किया जा सकता है? शक्ति संतुलन को बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सोवियत प्रणाली की असफलता के 4 कारण बताइए। यानी सोवियत संघ की कमियां बतानी है। जैसे सोवियत संघ में क्या होता था? लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती थी। अक्सर वो अपनी असहमतियों को चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से व्यक्त किया करते थे। सोवियत में 15 गणराज्यों में से मतलब रूस का हर मामले में क्या होता था? दबदबा हुआ करता था या वर्चस्व हुआ करता था। इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों कि जैसे मतलब जो सोवियत संघ है ना, एक दल का प्रभुत्व था। 70 सालों तक एक ही पार्टी क्या कर रही थी? शासन करती आ रही थी, है ना। और अफ़गानिस्तान का हस्तक्षेप, आपको पता होगा अफ़गानिस्तान का हस्तक्षेप। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। शॉक थेरेपी क्या है? ये मॉडल किससे देश से निर्देशित था? तो आप बताइएगा। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित था। इसके ज़रिए सोवियत संघ ने क्या किया था? समाजवाद से पूंजीवाद की ओर गया था, ठीक है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के गठन के पीछे कौन से उद्देश्य थे? जैसे इसका उद्देश्य क्या था कि मतलब सभी यूरोपीय देशों का क्या होना चाहिए? एक मुद्रा होनी चाहिए, ठीक है ना, एक साझी विदेश नीति होनी चाहिए, एक वीज़ा नीति होनी चाहिए, है ना बच्चों।
तो इन सब चीज़ों को क्या किया था, महत्व देते हुए क्या हुआ था, यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। हाँ बिल्कुल खोला, मतलब चीन ने सोवियत संघ की तरह गलती नहीं करी, उसने अर्थव्यवस्था को मतलब जैसे 1978 में उसने खुले द्वार की नीति अपनाई, 1982 में उसने खेतों का निजीकरण किया, 1998 में उसने उद्योगों का निजीकरण किया, ठीक है ना। फिर विशेष आर्थिक से क्षेत्र शेष की स्थापना करी। 1972 में वो अमेरिका और चीन के साथ संबंधों में सुधार किया। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। तो ये है चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण। ठीक है बच्चों, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखो एक होता है सांस्कृतिक समरूपता। सांस्कृतिक समरूपता का मतलब क्या होता है कि कोई देश क्या करता है, मतलब एक ही जैसी संस्कृति को दिखाता है। मतलब ज़्यादातर देश चाहते हैं, विकसित देश चाहते हैं ना, विकसित जो पश्चिमी देश हैं वो चाहते हैं दुनिया क्या करे, हमारी ही संस्कृति में ढल जाए। आज ज़्यादातर देशों में अंग्रेजी बोली जाती नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ बताता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाली संसद को कब भंग किया था? तो 2002 में भंग कर दिया था। ठीक है बच्चों, 2002 याद रखिए। नेपाल के देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया था? तो नेपाल में जैसे माओवादियों ने किया था। ठीक है, माओवादियों ने क्या किया था, नेपाल मतलब प्रदर्शन किया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेपाल में माओवादी नेता के संविधान में क्या शामिल करना चाहते थे? तो जो माओवादी जो नेता होते हैं ना बच्चों वहाँ के, तो ऑप्शन जैसे नेपाल के संविधान में माओ की विचारधारा को शामिल करना नहीं, संवैधानिक राजतंत्र को स्थान दिलाना नहीं, नेपाल के संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना करना, या नेपाल के संविधान में स्पष्ट लिखा है कि नेपाल एक कम्युनिस्ट देश है। तो बच्चों देखो ये वाला सेंस सही होगा कि मूलगामी क्या है, सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना दोबारा करना चाहिए। नेपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है बच्चों, ये हमें बताना है। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेपाल कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा है। माओवादी राजा के खिलाफ थे। वर्तमान में नेपाल में लोकतंत्र है। तो बच्चों माओवादी राजा के खिलाफ थे। ठीक है, ये तो है ही नहीं, तो ये वाला मेरे हिसाब से ये होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो इंग्लिश मीडियम वाला आप भी देख लो। ठीक है, ये मैप दे रखा है। ठीक है, मैप में आप देखिए गुजरात में लगा रखा है, ये महाराष्ट्र में है, झारखंड में है और तेलंगाना में है। तो प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या है। तो पहला, वह रियासत जिसने आज़ादी के बाद भारत में शामिल होने से क्या कर दिया था, साफ इनकार कर दिया था। तो वो कौन सा रियासत था? तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जूनागढ़ कहाँ स्थित है? गुजरात में है। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था 1920 में। कहाँ हुआ था बच्चों? नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसको मैं बता देता हूँ, ज़्यादा तो मैं टफ नहीं दे रहा। चलो लो, वह रियासत जिसने आज़ादी के बाद भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, तो हैदराबाद था। ठीक है, वह राज्य जिसका गठन क्षेत्रीय और संस्कृति विकास के आधार पर हुआ था, तो वो तो झारखंड। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैप तो आप लोगों का हो चुका है। ठीक है, ये देखो कार्टून है, ध्यान से देख लो थोड़ा कार्टून। इनके देखो पसीने छूट रहे, दिख रहा है आपको? एक तरफ तो इन लोगों के पसीने छूट रहे हैं। ठीक है, देखो पसीने छूट रहे हैं और ये बड़े आराम से बैठे हुए हैं, है ना बच्चों? जैसे यहाँ से देखो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, ये तो कांग्रेस के नेता हैं जो सत्ता में आ चुके हैं। ये जो नेता वो हैं जो सत्ता में नहीं आए हैं, विपक्ष की भूमिका क्या कर रहे हैं, निभा रहे हैं। चलो इसको प्रश्नों से देखते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन है, रस्सी का खेल किस किस के बीच चल रहा है? तो कांग्रेस और विपक्ष के दल बीच चल रहा है। पेड़ पे बैठा नेता किस पार्टी का है? तो कांग्रेस पार्टी के हैं बच्चों। पेड़ के ऊपर बैठे नेता और नीचे रस्सी खींचने वाले नेताओं के बीच क्या अंतर है कि नीचे बैठे वाले जो लोग हैं वो क्या नाम है, खींच रहे हैं, सत्ता को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जो बैठे हुए हैं वो यानी सत्ता में बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो दृष्टिबाधित है। चलो 6 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात अब करते हैं। ठीक है, तो पहला ऐसे क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ? किन्हीं 3 कारणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो आप बता दीजिएगा बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? पहला तो क्या था बच्चों, जैसे कि सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था कि सोवियत संघ में एक दल का प्रभुत्व था, 90 सालों तक ये शासन करती आ रही थी। ठीक है ना,
इसके साथ साथ क्या हुआ था, मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियों के कारण मतलब सोवियत संघ क्या कर रहा था, अपने अधिकांश संसाधनों का प्रयोग क्या कर रहा था, यूरोपीय देशों को अपना पिछलग्गू बनाने में कर रहा था। ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या हो रहा था कि मतलब उसने ना अधिकांश संसाधनों का प्रयोग हथियार बनाने में किया था। तो ये सारे कारण हैं सोवियत संघ के विघटन के। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, यानी भारत और रूस के संबंध बताने हैं। तो भारत और रूस के संबंध बहुत ज़्यादा मधुर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है। 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ था, व्यापार समझौता हुआ था। भारत रूस के लिए सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार देश है। दूसरा, भारत रूस से तेल आयात करता है। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में एक दूसरे सहयोग करते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें बता दोगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इसके अंदर कि जो दक्षिण एशिया में कितने देश हैं, तो आप सभी को पता है दक्षिण एशिया में 7 से 8 देश हैं, जैसे भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव। ठीक है, 8 देश है। इसके साथ साथ दक्षिण एशिया में क्षेत्र शांति सहयोग को ऐसे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि मुक्त व्यापार को बढ़ावा देकर, ठीक है ना, विवादों को आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाकर, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करके, ठीक है, विवादों को बातचीत के द्वारा करके, इस तरीके से क्या किया जा सकता है, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष को लंबा दौर चला था। आप सभी को पता है श्रीलंका में जातीय संघर्ष चला था सिंगली और तमिलों के बीच। ठीक है ना। और इसके साथ साथ तमिलों का ज़्यादा शोषण हो रहा था। तमिलों ने क्या किया था, 1983 में एक संगठन बनाया, उग्र संगठन जिसे कहते हैं लिट्टे। ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम। इसके द्वारा इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी भाग की मांग की थी, लेकिन सिंगली लोगों ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था, जिस कारण क्या होता, सिंगली और तमिलों के बीच श्रीलंका में गृह युद्ध चला था। और इस गृह युद्ध के कारण क्या हुआ था, भारत ने 1987 में क्या किया था, एक शांति सेना भेजी, लेकिन ये अपना बिना उद्देश्य प्राप्ति के 1989 में क्या हो गई थी, वापस आ गई थी। फिर स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेवियाई, ठीक है, और नॉर्वे जैसे देशों ने क्या किया था, श्रीलंका के जातीय संघर्ष को संभाला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का मतलब क्या है कि जैसे ना कि क्या हो रहा है कि आपको सब पता है कि जैसे पर्यावरण को ज़्यादातर नुकसान पहुंचाने में ज़्यादातर विकसित देशों का योगदान है, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ था, अपना टाइम मिला तो उन्होंने क्या किया, अपने अर्थव्यवस्था का विकास किया और खूब पॉल्यूशन फैलाया। ठीक है ना। और जब विकासशील देशों की बारी आई तो उन पर क्योटो प्रोटोकॉल जैसी संधियाँ थोप दी गई। तो भारत जैसे अन्य विकासशील देशों ने क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल की बात मतलब बहिष्कार किया था, विरोध किया था, और कहा था कि भैया पर्यावरण को ज़्यादातर नुकसान पहुंचाने में विकसित देशों का योगदान है। ठीक है ना, विकासशील देशों का केवल नाम मात्र योगदान है। इसलिए भारत जैसे अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त रखा जाए। और इस समझौते पर होने के बाद क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वैश्विक राजनीति में पर्यावरणीय चिंताएं क्यों मौजूद हैं। तो देखो कौन कौन सी मौजूद है, जैसे कि आपको क्या हो रहा है, जैसे आप सभी को पता है कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जैसे चारागाह में लगातार कमी होती जा रही है, कृषि भूमि में लगातार कमी होती जा रही है। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, स्वच्छ जल लोगों को नहीं मिल पा रहा है। समुद्री इलाकों में क्या होता है, कचरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ रही है। ठीक है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। इसका सबसे पहला छिद्र कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका में देखा गया था। तो इस प्रकार से आप उत्तर अपना दीजिएगा। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भारत को राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में किन 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, तो आप बता दीजिए। ठीक है ना, कौन सी चुनौतियाँ थी बच्चों, जैसे कि आपका एक मतलब सब क्या करना कि एकता के सूत्र में बांधना था, ये चुनौती थी, क्योंकि भारत में अलग अलग भाषाएँ थी, अलग अलग धर्म थी, अलग अलग संस्कृतियाँ थी। इन सभी चीज़ों को लेकर चलना किसी देश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, दूसरी हम लोगों की चुनौती क्या थी बच्चों, कि लोकतंत्र स्थापित करना, एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित करना था उस टाइम पे जो हमारे संविधान से क्या खाता हो, मेल खाता हो। ठीक है, और सबका विकास करना था, क्योंकि भारत में बहुत सारे क्या थे, अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यकों की समस्या थी। तो आज़ादी के बाद ये 3 मुख्य चुनौतियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद हैदराबाद को भारतीय संघ में किस प्रकार शामिल किया गया, वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों, हैदराबाद के जो राजा थे, जिसका नाम था, वहाँ के शासक को निज़ाम कहा जाता था, तो वो काफ़ी दौलतमंद लोगों में से एक तक बेशुमार दौलत थी। ठीक है, तो उन्होंने भारत में शामिल होने के लिए सबसे पहले यथास्थिति बहाल करने के लिए 1 वर्ष का समय मांगा था। हमने दे भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल का टाइम दे दिया। ठीक है, जो निज़ाम था काफ़ी क्रूर शासक था। ठीक
ठीक है। इसी क्रूरता के कारण वो महिलाओं और किसानों पर शोषण करता था। तो किसानों ने, तेलंगाना के किसानों ने क्या किया था, इसका बहुत बड़ा विरोध किया था और तेलंगाना इसका गढ़ बन चुका था आंदोलन का, जिसमें महिलाओं ने क्या किया था, बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो निज़ाम ने क्या किया, इन आंदोलन को कुचलने के लिए एक अर्ध सैनिक बल नियुक्त किया, जिसे कहते थे रजाकार। रजाकार खूंखार, बलात्कारी, अव्वल दर्जे के हिंसात्मक और गैर सांप्रदायिक होते थे, गैर मुस्लिमों को अपना निशाना बनाया करते थे। तो ये गए, महिलाओं को मारने वारने लग गए थे, है ना। तब फिर भारतीय सेना फिर वहाँ गई और रजाकार और भारतीय सेनाओं के बीच युद्ध चला और युद्ध में भारतीय सेना जीत गई और जीतने के पश्चात हैदराबाद का क्या हो गया, भारतीय संघ में विलय हो गया। तो ये था बच्चों इस सैम्पल पेपर का कंप्लीट पार्ट। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।